हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं वन अरेंज मर्डर नाम की बुक की, जो जस्ट रिसेंटली रिलीज हुई है। यह एक्चुअली चेतन भगत सर की नई किताब है, जहां पर आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू मंगा सकते हो और उसे ऐसा आप इसे किंडल पर भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये जो किताब है, ये एक्चुअली एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की किताब है। और अगर आपने इसके पहले की किताब द गर्ल इन रूम नंबर 105 को देखा होगा, तो आप सभी को ये बात तो पता चल ही गई होगी कि ये जो किताब है, ये एक्चुअली इसी बुक का एक कंटिन्यूएशन है। तो फिर यार, आप सभी को ये किताब एक बार तो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सभी को सही में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस किताब को पढ़ने के बाद। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस बुक में क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो यार, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इसकी बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक में काफ़ी डिटेल स्टोरी इसमें दी गई है। लेकिन एक्सप्लेनेशन में कैसा होता है कि डिटेल स्टोरी नहीं, बल्कि सिर्फ वही पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो बुक की स्टोरी में इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसकी वजह से अगर आप एक डिटेल्ड स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो आप सभी ये बुक एक बार तो भी ज़रूर पढ़िएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत 1 साल बाद होती है, ज़ारा लोने मर्डर केस के 1 साल बाद, जहाँ पर केशव जो था वो काफ़ी अच्छी तरीके से मूव ऑन कर चुका था। और तब वो धीरे धीरे प्यार से उसका भरोसा उठते जा रहा था, जहाँ पर वो लड़की को एज अ सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखता था। मतलब वो लड़कियों के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, ना कि उनके साथ कभी एक परमानेंट रिलेशनशिप में रहना चाहता था। और वही अगर सौरभ की बात करी जाए, तो सौरभ के आने वाले 1 साल में उसकी एक अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी, जहाँ पर उसकी शादी मल्होत्रा की बेटी यानी मिस्टर मल्होत्रा की जो बेटी थी प्रेरणा, उसके साथ तय हुई थी। अब यहाँ पर मल्होत्रास जो थे, उनका एक बहुत बड़ा कार बिजनेस था, जहाँ पर उनकी एक खुद की कार की एक शोरूम थी, और उसके साथ उनका एक शोरूम अमृतसर में था और दूसरा शोरूम दिल्ली में था। और उनकी जो बेटी थी प्रेरणा, उस वो एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर थी, जहाँ पर उसका एक एप्लीकेशन था। जैसे हमारे यहाँ पर स्विगी और जोमेटो होता है, वैसे ही उसका एक ईटो नाम का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था, जिसमें वो काफ़ी सारे पैसे बना रही थी, जिसकी वजह से वो एक काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब यहाँ पर सौरभ जो था, उसका धीरे धीरे बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदलते जा रहा था, जहाँ पर वो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना तो स्टार्ट कर चुका था। लेकिन केशव को अब उस सौरभ की याद आ रही थी जिस सौरभ के साथ वो पहले वक्त बिताया करता था। मतलब अब सौरभ वो नहीं रहा था जैसा वो पहले था, जहाँ पर उसके एटीट्यूड में अब इस 1 साल में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका था। जहाँ पर वो हमेशा कैजुअल्स वगैरह, मतलब वो हमेशा कैजुअल्स पहनता था, लेकिन अब उसने फॉर्मल ड्रेसिंग अपना ली है, जहाँ पर वो हमेशा प्रेरणा की ही चॉइसेस सुनता है, ना कि अपनी चॉइस के बारे में सोचता है। जिसकी वजह से केशव जो था, वो धीरे धीरे ऐसा फील कर रहा था कि शायद सौरभ उससे दूर जाने लगा है। जिसकी वजह से वो एक दिन जब प्रेरणा और उसके साथ सौरभ के वेट के ऊपर थोड़ा मजाक करता है, तब सौरभ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, जिसके बाद सौरभ जो था वो केशव को उसके घर से निकाल देता है। और तब केशव होटल में ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ पर केशव जो था वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था, और उसकी जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। जहाँ पर उसे प्यार वगैरह नहीं मिल रहा था, और उसके साथ उसका दोस्त भी उसके साथ मतलब उसका दोस्त भी उसे छोड़ चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और उसकी जॉब तो थी, पर वहाँ पर भी वो अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर सौरभ जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और प्रेरणा के साथ उसके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे थे। जहाँ पर उसके रिलेशनशिप इस कदर थे कि वो हमेशा प्रेरणा की ही बातें सुनता था। और एक दिन प्रेरणा उसके लिए एक करवा चौथ का व्रत रखने वाली थी, जहाँ पर इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन शादी को अभी काफ़ी टाइम था। जिसकी वजह से प्रेरणा जो थी वो एक गुड गेस्चर के लिए करवा चौथ रखना चाहती थी, ताकि वो सौरभ को इम्प्रेस कर सके। और तब वो सौरभ के लिए एक सरप्राइज भी बताना चाहती थी, जहाँ पर वो सौरभ को बताना चाहती थी कि आखिर मतलब वो सरप्राइज है क्या, जहाँ पर सौरभ इस सरप्राइज के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। अब करवा चौथ वाले दिन सौरभ जब अपने ऑफिस से छूटता है, तब वो रशली प्रेरणा के घर पे जाता है, जहाँ पर प्रेरणा के घर के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर वो टेरिस के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो यह एक्सपेक्ट करता है कि शायद प्रेरणा ऊपर होगी, जहाँ पर उसे प्रेरणा नहीं दिखती, बल्कि उसकी ओढ़नी दिखती है। और तब सौरभ जब और थोड़ा देखता है, तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि प्रेरणा वहाँ पर थी ही नहीं। जहाँ पर वो नीचे जाने की कोशिश करता है, और तब रमेश मल्होत्रा यानी प्रेरणा के जो फादर थे, वो सौरभ को रोक लेते हैं, जहाँ पर वो सौरभ से पूछते हैं कि आखिर प्रेरणा किधर है। और सौरभ भी यही सिमिलर सवाल रमेश से पूछता है, जहाँ पर ये दोनों नीचे जाते हैं, और तब इन्हें ये बात पता चलती है कि इनके गार्डन में प्रेरणा की लाश गिरी हुई है। मतलब प्रेरणा की हत्या हो चुकी है और प्रेरणा की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो और कोई नहीं बल्कि सिंह थे, मतलब नए ऑफिसर थे। जहाँ पर सिंह ने इस पूरी
इन्वेस्टिगेशन पे अपना धावा बोल लिया था और तब उन्होंने प्राइम सस्पेक्ट एज अ सौरभ को चुना था, बिकॉज सौरभ उस क्राइम लोकेशन पे था, जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि शायद सौरभ ने ही इस क्राइम को कमिट किया होगा। जहाँ पर वो सौरभ को लेने की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सौरभ जो था वो खुद को रोकता है और तब वो केशव को कॉल लगाता है। जहाँ पर वो केशव को कॉल लगाने के बाद वो केशव को प्रेरणा के घर पे बुलाता है और प्रेरणा के घर पे बुलाने के बाद वो केशव को अपनी सारी आपबीती बताता है। जिसके बाद सिंह जो थे वो केशव और सौरभ इन दोनों को अपने पुलिस वैन में बिठाते हैं, जहाँ पर केशव जो था वो मिस्टर सिंह से ये कहता है कि आप अगर इंस्पेक्टर राणा को जानते होगे तो उनकी मैंने ज़ारा लोने के केस पे हेल्प करी थी। जहाँ पर इंस्पेक्टर राणा जो थे वो अब एसीपी राणा बन चुके थे, जिसकी वजह से वो अब एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे थे। और तब सिंह जो था वो उन्हें राणा के पास ले जाता है, जहाँ पर राणा उन्हें 1 सेकंड में पहचान चुका था और तब वो सिंह से ये कहता है कि ये भले कितने भी बेवकूफ़ दिखते होंगे पर इनके ऊपर ये केस अगर सौंप दिया तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस केस को सॉल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें इस केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा और तुम्हें इन लोगों की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का केस है और ये केस मीडिया को भी रन कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें इस केस को आराम से संभालना ही पड़ेगा। जहाँ पर केशव और सौरभ इस केस के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जुटाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो फैमिली के हर एक मेंबर की उनकी टेस्टिमनी लेती है, जिसमें फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर शामिल थे और उसमें पहला मेंबर था रमेश, जो एक्चुअली प्रेरणा के फादर थे। दूसरी मेंबर थी उनकी वाइफ, जो एक्चुअली प्रेरणा की मदर थी। तीसरी थी अंजलि, जो प्रेरणा की कजिन सिस्टर थी। चौथा था आदित्य, जो एक्चुअली रमेश का भाई था और उसके साथ उनकी दादी यानी रमेश की माँ, जो एक्चुअली एक बूढ़ी थी और उसके साथ वो एक मेंटल कंडीशन से गुजर रही थी। अब यहाँ पर हर एक की टेस्टिमनी कंप्लीट होने के बाद जब सौरभ और केशव ये दोनों उस टेस्टिमनी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तब उन्हें 3 टेस्टिमनी रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है, जिसमें पहली टेस्टिमनी रिपोर्ट्स नौकरानी की थी, दूसरी टेस्टिमनी रिपोर्ट्स आदित्य की थी और तीसरी टेस्टिमनी जो रिपोर्ट थी वो एक्चुअली उसकी मतलब प्रेरणा की जो को वर्कर थी यानी प्रेरणा की जो को पार्टनर थी, जिसका नाम था नम्रता, उसकी लगती है। जहाँ पर वो इन तीनों की रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और तब इन तीनों के ऊपर उसको शक था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केशव को आदित्य के ऊपर इसी वजह से शक था क्योंकि आदित्य और रमेश इन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से बेकार चल रहे थे, जहाँ पर रमेश कभी भी उसकी बातों को नहीं मानता था और क्योंकि आदित्य जो था वो एक तरह का आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन रमेश उसके आर्टिस्टिक वे को कभी भी सपोर्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने भाई से चिढ़ता था और शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसने प्रेरणा की हत्या करी हो। अब यहाँ पर केशव और सौरभ ये दोनों जो थे, ये दोनों इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले केशव सौरभ से ये पूछता है कि आखिर प्रेरणा का कभी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था क्या, मतलब तुम्हारे से पहले कभी किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप था क्या। जहाँ पर सौरभ जो था वो एक नाम देता है जिसका नाम था नीरज, और नीरज के साथ उसका पहले रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन कुछ स्टूपिड कारणों की वजह से वो ब्रेकअप कर लिए थे। जिसके बाद केशव और सौरभ ये दोनों नीरज से बात करते हैं, जहाँ पर सौरभ जो था वो नीरज से काफ़ी बुरी तरीके से बात कर रहा था और तब वो नीरज से ये पूछ रहा था कि आखिर तुमने प्रेरणा के साथ ब्रेकअप क्यों किया। जहाँ पर नीरज का ये कहना था कि एक्चुअली वो एक फैट लड़की थी, जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों के सामने उसे नहीं पेश कर सकता था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स थे वो सभी लोग पतले थे और ये एक फैट थी, जिसकी वजह से मैं उनके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को पेश नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैंने प्रेरणा से ब्रेकअप लिया। जहाँ पर सौरभ इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था और तब वो नीरज को इसका एक्यूजेशन मानता है, लेकिन केशव जो था वो सौरभ को कैसे तो भी रोक लेता है और तब केशव और सौरभ उससे मिलने के बाद अपने घर की तरफ जाते हैं। जहाँ पर अपने घर की तरफ जाने के बाद केशव और सौरभ जो थे ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अगला इंटरव्यू आदित्य का लेंगे। जहाँ पर वो आदित्य के बार में जाते हैं जिस बार में आदित्य सिंगिंग किया करता था, और उस बार में जाने के बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात आदित्य से होती है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक्चुअली उनके कंपनी के काम की वजह से वो यहाँ पर आए थे और तब उन्हें आदित्य मिला, जिसकी वजह से आदित्य जो था वो उनसे कैजुअल टॉक करता है, लेकिन केशव और सौरभ उससे उस केस के बारे में यानी प्रेरणा के बारे में पूछ ही नहीं पाए, क्योंकि कि भले ही प्रेरणा की डेथ हो चुकी हो लेकिन फिर भी सौरभ जो था उसके रिलेशनशिप अभी भी प्रेरणा के मदर फादर और उसके इन लॉज के साथ चल रहे थे। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि केशव और सौरभ ये दोनों उससे पूछ ही नहीं पा रहे थे, जिसके बाद ये दोनों नम्रता के पास जाते हैं और तब नम्रता से ये लोग कंपनी के कुछ पेपर्स के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर नम्रता उनकी ये बात सुन के थोड़ा बहुत मूड का मतलब वियर्ड फील करती है और तब ये बात वो उन्हें रमेश को बता देती है। जिसके बाद जब ये दोनों लोग रमेश के घर पे जाते हैं तब रमेश उनसे ये कहता है कि एक्चुअली नम्रता जो है वो उनकी एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है, जहाँ पर
उनके जो फादर है वो मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, जिसकी वजह से उसके ऊपर शक करना एक बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ पर केशव और सौरभ ये उनसे माफ़ी मांगते हैं और तब इन दोनों को ये शक होता है कि शायद आदित्य ही इन सब के पीछे इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से ये दोनों जो थे ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों आदित्य के ही साथ में रहेंगे। जहाँ पर केशव और सौरभ ये रमेश को बहाना देते हैं कि उनका जो घर है वो रेनोवेट हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े समय के लिए कुछ घर चाहिए था। जहाँ पर रमेश जो था वो खुशी खुशी उन्हें नम्रता का गेस्ट रूम दे देता है, जहाँ पर मतलब जिस जगह पे नम्रता पहले रहा करती थी वो एक्चुअली मल्होत्रा के अपार्टमेंट के पास में ही था। जहाँ पर वो उन्हें उस अपार्टमेंट में जगह दे देते हैं, जहाँ पर केशव और सौरभ ये दोनों उस अपार्टमेंट में रहते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि केशव और सौरभ जो थे वो धीरे धीरे आदित्य के ऊपर नजर डाले जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें ये बात पता चल रही थी कि आदित्य रोज सुबह 6:30 बजे जॉगिंग के लिए निकलता है और कम से कम 8:30 बजे अपने घर पे पहुंचता है, जिसकी वजह से उस वक्त में उसकी मेड जो थी, यानी जो मेड उनके घर पे काम करती थी, वो मेड भी वहाँ पे आती है, जिसकी वजह से हमें उस मेड के जाने के बाद अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। जिसकी वजह से केशव और सौरभ जो थे वो उस मेड के आने से पहले यानी 5:30 बजे ही आदित्य के घर पे चले जाते हैं। जहाँ पर आदित्य के घर पे जाने के बाद वो आदित्य के डाइनिंग रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ पर डाइनिंग रूम में उसे कुछ सीरियल्स दिखते हैं जो आदित्य हमेशा लिया करता था। अब यहाँ पर उन्हें आदित्य की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो आदित्य के मतलब आदित्य की स्टूडियो में जाते हैं जो एक्चुअली उसने बनाया था फॉर सिंगिंग। जहाँ पर आदित्य की स्टूडियो में वो थोड़ी देर के लिए सूखते हैं और तभी 6:30 बज जाते हैं जब उनकी नौकरानी आती है और तब वो आदित्य से ये पूछती है कि क्या मैं स्टूडियो भी साफ करके रखूँ। जहाँ पर आदित्य उसे ये कहता है कि तुम उसे साफ कर दो लेकिन किसी भी चीज़ को इधर उधर मत करना। जहाँ पर उनकी जो मेड थी वो वहाँ पर स्टूडियो भी साफ कर रही थी और तब केशव और सौरभ ये दोनों क्लोजेट में छुपे हुए थे। जिसके बाद जब वो मेड वहां से चली जाती है तब केशव और सौरभ ये दोनों आदित्य के हाउस को सर्च करते हैं, जहाँ पर इस सर्चिंग के दौरान उन्हें कुछ सिरिंज यानी कुछ ड्रग्स वगैरह मिलते हैं और उसी साथ उन्हें एक ग्लव्स मिलता है जिसके अंदर एक रिंग थी। अब यहाँ पर इस रिंग को देखने के बाद सौरभ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही रिंग थी जो उसने एंगेजमेंट में प्रेरणा को पहनाई थी। जिसकी वजह से सौरभ को ये रियलाइज़ होता है कि शायद आदित्य ही इन सारे हत्याकांड के पीछे इन्वॉल्व है। जिसके बाद ये सारी जो चीज़ें थी ये सारी चीज़ें वो पुलिस ऑफिसर सिंह को पहुंचा देते हैं और इस सिंह को बताने के बाद वो प्रेरणा के घर वालों को भी ये बात बता देते हैं, नॉट अ नॉलेज ऑफ आदित्य, मतलब आदित्य को ना पता चले। जिसकी वजह से वो रमेश और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को ये बात बता देते हैं। जहाँ पर रमेश जो था वो अपने भाई के इस एक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था और तब वो अपने भाई को मतलब ऐसा कह रहा था कि शायद से हमने सांप पाल रखा था। जहाँ पर पुलिस को ये सबूत देने की बात केशव ने नहीं करी थी। जिसके बाद रमेश जो था वो आदित्य को जोर जोर से मार रहा था फॉर यूजिंग ड्रग्स और उसे असल उसकी बेटी को मारने के लिए। जहाँ पर आदित्य काफ़ी टाइम से ये कह रहा था कि एक्चुअली उसने प्रेरणा की हत्या नहीं की। अब अगले दिन पुलिस की वैन आती है जहाँ पर आदित्य के लिए एक अरेस्ट वारंट शामिल हो चुका था और इस अरेस्ट वारंट को देखने के बाद रमेश काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वो अपने फैमिली की इज्जत के ऊपर आँच नहीं डालना चाहता था। जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स को रोकने की काम करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसकी सुनने वाले नहीं थे। जिसकी वजह से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया जहाँ पर आदित्य रहा करता था और दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्हें आदित्य बेड पर पड़ा हुआ दिखता है। जहाँ पर उसकी नर्व्स को चेक करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को ये बात पता चलती है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से आदित्य की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए डाला जाता है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी, जहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी डीएनए का फिंगरप्रिंट उसके मतलब प्रेरणा के शरीर पे नहीं मिला था। जिसकी वजह से वो किसके ऊपर शक करे इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। जहाँ पर केशव और सौरभ के ऊपर रमेश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे और तब रमेश जो थे वो केशव और सौरभ को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जब केशव और सौरभ को वहाँ से निकाल दिया जाने वाला था तभी अंजलि जोर से चिल्लाती है कि इन्हें सारी सच्चाई पता चलने के बाद ही इन्हें जाने देना चाहिए। जहाँ पर रमेश जो था वो अंजलि के ऊपर थोड़ा बहुत नाराज़ होता है, लेकिन अंजलि काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी। जिसके बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली उनकी जो दूसरी मतलब रमेश की जो दूसरी बहन थी जिसका नाम था बिंदु, वो एक्चुअली प्रेरणा और उसे साथ अंजलि की माँ थी। एक्चुअली अंजलि और उसे साथ प्रेरणा ये दोनों कजिन सिस्टर्स नहीं बल्कि ट्विन सिस्टर्स थे। अब यही से कहानी काफ़ी साल पीछे जाती है जब बिंदु 16 साल की थी और तब उनकी जो फैमिली थी वो अपना नया बिजनेस सेटअप कर चुकी थी। जहाँ पर आदित्य उस वक्त सिर्फ 10 साल का था और तब 16 साल की जो बिंदु थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक्चुअली उसका एक बॉयफ्रेंड था परम नाम का, जहाँ पर परम ने उसे धोखा देकर उसे प्रेग्नेंट किया था और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद वो वहाँ से भाग चुका था। जिसकी वजह से
बिंदु जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी और उसका प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था, जहाँ पर वो उसे डॉक्टर्स के पास ले जा मतलब ये जो सारी बात थी बिंदु अपने घर वालों को बताती है, जिसके बाद रमेश और उसकी वाइफ उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना था कि एक्चुअली एक ट्विंस को जन्म देने वाली है। अब यहाँ पर फैमिली की इज्जत दांव पे ना लगे उसकी वजह से रमेश जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो बिंदु के दोनों बच्चों को अनाथालय में डाल देगा, जिसकी वजह से उनकी इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आएगी। लेकिन बिंदु इस बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, जहाँ पर वो ये कहती है कि उसे इन बच्चों को पालना है चाहे कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से रमेश जो था वो ये सुझाव देता है कि हम एक बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और दूसरे बच्चे को हम अमेरिका भेज देते हैं। मतलब उनके अमेरिका में भी एक रिलेटिव थी, उसके पास भेज देते हैं, जहाँ पर ये पूरा मैटर ही क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से बिंदु के जब दोनों बच्चों का जन्म होता है, जिसमें एक प्रेरणा और अंजलि थी, इन दोनों को अलग अलग स्थानों में भेज दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर अंजलि को ये बात अमेरिका में पता चली थी, जहाँ पर अमेरिका की जो रिलेटिव थी वो उन्हें ये सारी बात बताती है, और तब अंजलि इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, और ये बात उसने प्रेरणा को भी इंडिया आने के बाद बताई थी, जिसकी वजह से प्रेरणा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पर कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रमेश अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जिसकी वजह से उसने ये रास्ता चुना। अब यहाँ पर वो केशव और सौरभ के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद केशव और सौरभ को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही थी, और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो रमेश के ऑफिसेस के ऊपर पूरी तरीके से धावा बोलेंगे, जहाँ पर वो उसके ऑफिसेस के अंदर चेक करेंगे कि आखिर उन्हें कुछ मिल जाए, जहाँ पर वो रमेश के ऑफिस के अंदर एज अ बिजनेसमैन बन के जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअली उनका जो ऑफिस का मैनेजर था वो केशव और सौरभ को नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस केस में वर्क करेंगे। लेकिन सौरभ इस केस में वर्क नहीं करना चाहता था, क्योंकि सौरभ को ये लग रहा था कि उसकी फैमिली एक धोखेबाज है, मतलब जो उसके इन लॉस है वो एक धोखेबाज है, जिसकी वजह से वो इस केस में वर्क नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस रात ये सारा हंगामा हुआ उसी की अगली सुबह वहाँ पर बिंदु और अंजलि उनके घर पे जाती है, जहाँ पर बिंदु और अंजलि ये दोनों उनसे बात कर कर उन्हें रिक्वेस्ट कर कर इस केस पे वर्क ऑन करना स्टार्ट करवाते हैं, जहाँ पर केशव और सौरभ ये दोनों इस केस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। और इस केस पर वर्क करने के लिए ये लोग सबसे पहले रमेश के ऑफिस के ऊपर धावा बोलते हैं, जहाँ पर ये रमेश के ऑफिस के अंदर घुसने के लिए एक बिजनेसमैन की एक्टिंग करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक गाड़ी खरीदनी थी, और वो जो उसका मैनेजर था वो केशव और सौरभ को नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ गाड़ियाँ दिखाता है। अब यहाँ पर इन गाड़ियों को दिखाने के बाद जब केशव और सौरभ एक गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं, तब वो ये कहते हैं कि हम थोड़े दिनों के बाद आकर आपसे गाड़ियाँ ज़रूर लेंगे, जिसके बाद वो टॉयलेट का बहाना बनाकर रमेश के कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर रमेश के कैबिन में जाने के बाद वहाँ पर बिंदु और अंजलि भी पहुँच चुकी थी उनके शोरूम पे, जहाँ पर उनके शोरूम में आने के बाद ये लोग एक अलार्म प्ले करते हैं, जो एक्चुअली एक तरह का इमरजेंसी अलार्म था, जहाँ पर सारा जो स्टाफ था वो सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका था, जहाँ पर बिंदु और अंजलि थी। एक्चुअली उन्होंने ये इसी वजह से किया था क्योंकि उस दिन रमेश जो था वो अपने अमृतसर के ऑफिस को संभाल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज ही का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पर केशव और सौरभ ये दोनों रमेश के कैबिन में जाते हैं, और तब रमेश के कैबिन में जाने के बाद ये दोनों वहाँ पर कुछ ड्रॉर्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी सौरभ नीचे खिड़की से झाँकता है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि रमेश जो था वो वापस आ चुका है और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर केशव जल्दबाजी में काफ़ी सारे फाइल्स को अपने साथ ले लेता है, और तब वो एक सिगरेट अलार्म प्ले करता है, जहाँ पर वो रमेश के जो ड्रॉर था उसमें एक सिगरेट का पैकेट था, और उस सिगरेट के पैकेट में से 5 सिगरेट्स वो निकाल कर फूंकता है, जहाँ पर उस सिगरेट की जो मतलब उस सिगरेट का जो धुआं था वो सिगरेट अलार्म में लग जाता है, जहाँ पर बहुत गहरा अलार्म बजता है, जिसकी वजह से जो पूरा स्टाफ था वो बाहर चले जाता है इस समय, मतलब रमेश और उसके साथ अंजलि और बिंदु समेत, जिसकी वजह से केशव और सौरभ जो थे वो कैसे तो भी वहाँ से स्केप कर लेते हैं। अब यहाँ पर रात के समय जब वो इन फाइल्स को केयरफुली रीड कर रहे थे, तब उन्हें ये बात पता चलती है कि रमेश की कंपनी के ऊपर काफ़ी टाइम से लोन चढ़ा हुआ था, और ये जो लोन था ये कम से कम 45 करोड़ का था, और उसके साथ वो एक पेपर देखते हैं जिसमें
उन्हें प्रेरणा के लाइफ इंश्योरेंस की कीमत पता चलती है, जहाँ पर प्रेरणा ने एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और ये जो लाइफ इंश्योरेंस था ये एक्चुअली कम से कम 5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस था, जिसकी वजह से केशव और सौरभ और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये फैमिली है कैसी। जहाँ पर केशव और सौरभ ये डिसाइड करते हैं कि वो अमृतसर के ऑफिस में जाएंगे, लेकिन अमृतसर जाने से पहले ये दोनों लोग बिंदु को कॉल करते हैं, जहाँ पर वो बिंदु को इस बारे में पूछते हैं कि क्या कभी उन्होंने कभी लोन लिया था क्या। जहाँ पर बिंदु का ये कहना था कि रमेश ने कभी भी किसी के साथ लोन नहीं लिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। जिसकी वजह से केशव और सौरभ ये दोनों जो थे ये अमृतसर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर अमृतसर पर जाने के बाद वो अमृतसर के ऑफिस में, जहाँ पर रमेश का पार्टनर यानी नम्रता के जो फादर थे वो जहाँ पर वर्क करते थे, उस शोरूम के अंदर वो जाते हैं। जहाँ पर वो शोरूम के अंदर जाने के बाद वो ऐसा बैंक के एम्प्लॉयज़ बनकर उसके पास जाते हैं, जहाँ पर एज अ बैंक के एम्प्लॉयज़ बनने के बाद केशव जो था वो नम्रता के फादर को लोन्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है, जहाँ पर नम्रता के फादर इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तब केशव उनसे ये कहता है कि हम अपने क्लाइंट से मिलने से पहले हम अपना होमवर्क ज़रूर करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। जहाँ पर नम्रता के जो फादर थे वो इस बात से डिनाई करते हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ का लोन नहीं चाहिए। जिसके बाद केशव और सौरभ ये दोनों जो थे ये दोनों उनके फैक्ट्री में, जहाँ पर उनकी अमृतसर की फैक्ट्री थी, वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उस फैक्ट्री में वो ये कहते हैं कि वो मल्होत्रा के आदमी है और चेकिंग करने आए हैं। जहाँ पर केशव और सौरभ ये दोनों जब चेकिंग करते हैं तब एक मस्कुलर मैन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो मस्कुलर मैन उन्हें गालियाँ देकर ये कहता है कि मैंने ये मल्होत्रा से खरीदी है, तो फिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। लेकिन केशव और सौरभ तब तक वहाँ से निकल चुके थे, जिसके बाद इन्हें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर केशव जो था वो सारी जुड़ी मतलब सारी अधूरी कड़ियों को जोड़ना स्टार्ट करता है, और तब उसे ये बात पता चलती है कि और तब वो के सौरभ से ये कहता है कि क्या तुम ईटो का यानी प्रेरणा की जो कंपनी है उसका पूरा अकाउंटिंग मुझे दे सकते हो क्या, क्योंकि प्रेरणा ने कभी ना कभी तो उसका अकाउंटिंग तुम्हारे लैपटॉप से एक्सेस किया ही होगा। जिसके बाद सौरभ जो था वो प्रेरणा का पासवर्ड वगैरह का यूज़ करके वो प्रेरणा के ईटो के एप्लीकेशन के अकाउंटिंग्स वगैरह निकालता है, जहाँ पर उन अकाउंटिंग डिटेल्स में उसे ये बात पता चलती है कि प्रेरणा के डेथ के बाद यानी प्रेरणा की जब डेथ हुई थी उसके बाद काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करी गई थी, जहाँ पर कम से कम एक ट्रांजैक्शन 20 करोड़ की थी और दूसरी ट्रांजैक्शन 25 करोड़ की थी। और ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ईटो की एप्लीकेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी फेमस, लेकिन फिर भी ये जो पूरा मनी था ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का था, जिसकी वजह से केशव और सौरभ और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर उन्हें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली रमेश जो था उसने ये प्लान किया था कि उसे अपना डेब्ट चुकाने थे यानी उसे अपने कर्ज चुकाने थे, जिसकी वजह से शायद उसने प्रेरणा की कंपनी का फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर सौरभ जो था वो प्रेरणा के मेल्स को एक्सेस करता है, जहाँ पर उन मेल्स को एक्सेस करने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि उसके डेथ के 1 महीने पहले रमेश ने उसे एक मेल भेजा था, जहाँ पर इस मेल में उसने ये कहा था कि तुम अपने फादर को थोड़े बहुत रुपए उधार नहीं दोगी क्या। जिसकी वजह से केशव और सौरभ को ये बात पता चलती है कि शायद रमेश ही इन सभी के पीछे इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से केशव और सौरभ जो थे वो वापस दिल्ली में आ जाते हैं। जहाँ पर दिल्ली में आने के बाद वो सिंह राणा, उसी के साथ बिंदु और अंजलि इन सभी को एक होटल में बुलाते हैं, जहाँ पर उन सभी को होटल में बुलाने के बाद वो सारे प्रूफ्स उनके सामने रखते हैं। जहाँ पर इन सारे प्रूफ्स को देखने के बाद सिंह जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसे ये शक हो रहा था कि आखिर एक फादर अपनी ही बेटी की जान कैसे लेगा। जहाँ पर बिंदु उसे सारी सच्चाई बता देती है और सारी सच्चाई सुनने के बाद सिंह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि उसने उन्हें ये टेस्टिमनी के टाइम पे क्यों नहीं बताया। जहाँ पर बिंदु का ये कहना था कि उनकी फैमिली की इज्जत नहीं जानी चाहिए इसी वजह से। जिसके बाद सिंह जो था वो मल्होत्रा यानी रमेश के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट फाइल करता है, जहाँ पर इस अरेस्ट वारंट के फाइल करने के बाद वो रमेश के घर पर बिंदु और उसके साथ अंजलि, केशव, सौरभ इन सभी के साथ जाता है, जहाँ पर वो रमेश को अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर रमेश को अरेस्ट करने के बाद उनकी जो वाइफ थी यानी रमेश की जो वाइफ थी वो केशव और उसके साथ सौरभ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, और उसके साथ वो अंजलि और बिंदु के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, जिसकी वजह से वो इन दोनों को और उसे मतलब केशव और सौरभ को अपने घर से निकाल देती है, और उसके साथ वो अंजलि और बिंदु इन दोनों को काफ़ी सारे ताने सुनाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 आध 2 दिन बाद अंजलि जो थी वो केशव के घर पे आती है, जहाँ पर केशव के घर पर आने के बाद अंजलि उसे ये खबर देती है कि
मतलब रमेश जो है वो जल्दी छूटने वाला है बेल पे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ताकतवर मतलब ताकतवर लॉयर्स है जिनकी मदद से वो शायद से बेल से छूट भी जाएगा। जहाँ पर केशव को ये बात पता थी, क्योंकि उनके काफ़ी सारे कनेक्शंस होने की वजह से वो शायद बच ही जाएंगे। जहाँ पर केशव जो था वो अंजलि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है जब सौरभ बाहर गया था, क्योंकि केशव जो था वो थोड़ा सा बीमार था जिसकी वजह से वो अंजलि के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। जहाँ पर अंजलि को देखते ही केशव को थोड़ी बहुत प्यार वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जो फीलिंग उसे पहले जारा के लिए आती थी वही सिमिलर फीलिंग उसे अंजलि के लिए आ रही थी, जिसकी वजह से वो अंजलि को वो अंजलि को अपनी दिल की बात बताता है कि वो अंजलि से पहले दिन से प्यार करता था। मतलब जब वो उसे उस एंगेजमेंट में मिली थी, सौरभ और प्रेरणा की जब उसे वो एंगेजमेंट में मिली थी, तब से वो उससे प्यार करता था। जहाँ पर अंजलि भी उसे ये बात कहती है कि वो भी उससे काफ़ी प्यार करती थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रोमांस करने के बाद अंजलि जो थी वो अपने घर पे जा चुकी थी। जहाँ पर एक हफ्ते बाद केशव और सौरभ को ये बात पता चलती है कि रमेश को बेल मिलकर वो आज़ाद हो चुके थे, जिसकी वजह से केशव ने ये डिसाइड किया था कि वो अंजलि के साथ अपना रिलेशनशिप स्थापित करेगा। जहाँ पर वो रमेश से ये बात करेगा कि वो अंजलि से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से वो रमेश के साथ एक मीटिंग प्लान करता है। जहाँ पर वो रमेश को काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, तब जाके रमेश उसकी बात को एक्सेप्ट करता है और तब केशव और सौरभ ये दोनों रमेश के घर पे जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर केशव और सौरभ वहाँ पे पहुँचने के बाद केशव जो था वो ये कहता है कि मैंने एक्चुअल किलर को ढूंढ लिया है। जहाँ पर अंजलि जो थी वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और तब केशव जो था वो रमेश को फर्मली कहता है कि जल्दी से जल्दी अंजलि को पकड़िए और उसे ऐसा दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दीजिएगा ताकि अंजलि यहाँ से भागे नहीं। और एक्चुअल किलर और कोई नहीं बल्कि अंजलि ही थी। अब यहाँ पर अंजलि जो थी वो खुद का कन्फेशन बताती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि जिसने मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे फंसा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब तुमने अपने केस को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करा है केशव, मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा गर्व है। जिसके बाद वो ये कहती है कि एक्चुअली जब करवा चौथ का दिन था मैं तब मैं प्रेरणा दीदी के पास गई थी, जहाँ पर मैंने प्रेरणा दीदी की थोड़ी सी तारीफ करी थी। जिसके बाद मैंने उन्हें ऊपर के टेरिस से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। और तब मैंने एक टैक्सी पकड़ी थी, जहाँ पर उस टैक्सी को मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए थे और उस टैक्सी वाले के साथ सेटिंग करवा के मैंने कैसे तो भी कर खुद की आइडेंटिटी छुपा ली थी, ताकि किसी को भी ये बात पता ना चले कि मैं घर के अंदर आई थी और मैंने घर के अंदर ये सारा कांड किया था। एक्चुअली उसका जो एक्चुअली आदित्य ने भी उसकी इस पूरे सिचुएशन में साथ दी थी। जहाँ पर आदित्य ने उसके कहने पर जो ग्लव्स और रिंग जो केशव और सौरभ को आदित्य के कमरे में मिलते हैं, वही ग्लव्स और रिंग्स उसने अपने रूम में छुपा लिए थे। जिसके बाद अंजलि जो थी वो वहाँ से भाग चुकी थी और फिर वो ऐसी एक्ट कर रही थी जैसे वो अभी अभी जस्ट ट्रैकिंग से लौटी है। अब यहाँ पर सौरभ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था और बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर केशव इन सभी की कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से शांत करता है, जहाँ पर वो उन्हें ये कहता है कि एक्चुअली आपकी बेटी काठमांडू से जब वापस आई थी, जब वो ट्रैकिंग करके वापस आई थी, तब उसने एक मेट्रो स्टेशन पकड़ा था। जहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन को पकड़ने के बाद उसने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सेटिंग कर ली थी, जहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर ने उसका जो फ़ोन था वो टैक्सी के अंदर रखवाया था और उस टैक्सी वाले को एयरपोर्ट में जाने के लिए कहा, ताकि उसके फ़ोन की लोकेशन एयरपोर्ट पर ही ट्रैकिंग हो। और उसके साथ उसकी फ़ोन की लोकेशन एयरपोर्ट पर ट्रैकिंग हो रही थी, जहाँ पर अंजलि जो थी वो वापस घर पे आ चुकी थी। और तब घर के अंदर आने के बाद उसने आदित्य के थ्रू उसने प्रेरणा की हत्या कराई थी, जहाँ पर उसने प्रेरणा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया और उसके साथ वो वहाँ से भाग के निकल गई। अब यहाँ पर अंजलि जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा ही हुआ मैंने उसे मार डाला। जहाँ पर कहानी 2 साल पीछे शिफ्ट होती है और तब हम ये देखते हैं कि उनकी जो अमेरिका की रिलेटिव थी, जो एक्चुअली अंजलि को पाल पोस रही थी, तब अंजलि और उसकी जो स्टेप मदर थी उनका काफ़ी ज़ोरों से झगड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ अ स्टेप फादर, जिसकी वजह से अंजलि की जो मदर थी वो उसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाती है कि उसके आने की वजह से उसके पहले हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था और उसके आने के बाद उसका दूसरा हस्बैंड भी उसे छोड़ने वाला था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अब एक लीगली एडल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जहाँ पर अंजलि इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी और तब वो खुद को प्रेरणा से कंपेयर कर रही थी, जहाँ पर
प्रेरणा को वो सब मिला जो उसे चाहिए था, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करती थी और मुझे अगर कुछ भी चाहिए था तब मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इंडिया वापस लौट आती है, जहाँ पर इंडिया में वो आदित्य के साथ रिलेशनशिप स्थापित करती है। और तब आदित्य और वो एक म्यूजिक एल्बम प्लान कर रहे थे, जहाँ पर उस म्यूजिक एल्बम के लिए वो रमेश से कुछ 50 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन रमेश उन्हें देने से ये इनकार कर देता है। जिसके बाद अंजलि जो थी वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी और तब उसने ये डिसाइड किया था कि वो प्रेरणा को मार डालेगी ताकि उसे सारी इंपॉर्टेंस मिले। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रेरणा की जो मदर थी बिंदु, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेड हो चुकी थी, पर वो इस बात को यकीन करने के लिए रेडी नहीं थी। जिसके बाद केशव ने मेट्रो स्टेशन का वो सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें दिखाया, जिस सीसीटीवी फुटेज के थ्रू उन्होंने उस टैक्सी वाले के साथ सेटिंग करी थी, जहां पर अंजलि को अरेस्ट किया जाता है और तब पुलिस आकर अंजलि को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद इन दोनों का नाम, यानी केशव और सौरभ, इन दोनों का नाम पेपर पे छा चुका था, जहां पर पेपर में इन दोनों की काफ़ी सारी तारीफें हो रही थी। और तब केशव ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी जॉब को क्विट करेगा ताकि वो पुलिस ज्वाइन कर सके। एक्चुअली अब उसका इंटरेस्ट केसेस में आ चुका था, जहाँ पर वो पुलिस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड था और उसके साथ एक आईपीएस ऑफिसर बनने में इंटरेस्टेड था, जिसकी वजह से वो आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। और तब सौरभ जो था वो भी सारे गिले शिकवे भूलकर केशव को वापस अपने घर में बुला लेता है और यहीं पर ही इस कंप्लीट बुक की स्टोरी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी वन अरेंज मर्डर की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।